स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं जितेंद्र प्रसाद। पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में हुए हैं शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले जितेंद्र प्रसाद, राष्ट्र के नाम कोई दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बहुत विचार मंथन के बाद शामिल हुआ। लोगों की मदद नहीं कर सकते तो किसी पार्टी में रहना बेकार है। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। और ये तस्वीरें देखिए, जितेंद्र प्रसाद जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे और पीयूष गोयल ने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, तो ये सारी बातें कही गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जब स्वागत किया यहाँ पर पीयूष गोयल ने गुलदस्ता दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं, जब जितेंद्र प्रसाद को पीयूष गोयल ने पार्टी को ज्वाइन कराया है। कि मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जितेंद्र प्रसाद कौन हैं, उनका इतिहास क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस सचिव बने थे। इसके बाद साल 2004 आता है। साल 2004 में शाहजहांपुर से सांसद बने जितेंद्र प्रसाद, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला जितेंद्र प्रसाद ने। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अब तक का क्या इतिहास रहा है। 2009 में फिर से वो सांसद चुने गए और 2009 से 2011 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 19 जनवरी 2011 28 अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रहे हैं। और ये जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं जितेंद्र प्रसाद, यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष से जैसा कि बताया जा रहा था कि पहले वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद यहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे जितेंद्र प्रसाद, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जितेंद्र प्रसाद और जेपी नड्डा की यहां पर मुलाकात होते हुए और पार्टी में स्वागत करते हुए जेपी नड्डा, और कमल का फूल का कपड़ा उनके गले में डालते हुए न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए जितेंद्र प्रसाद, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उन्होंने गुलदस्ता दिया है, फूलों का गुलदस्ता दिया है। पीयूष गोयल बगल में है, अनिल बलूनी यहाँ साथ में है। तो सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं और जितेंद्र प्रसाद को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरों पर मुस्कान है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जितेंद्र प्रसाद आज शामिल हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सबसे बड़ी खबर है, आज की अहम खबर है। 2022 का चुनाव यूपी में है और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र प्रसाद का जाना, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और कई आंकलन लगाए जा रहे थे और 2019 में भी जितेंद्र प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज थीं, लेकिन तब ये नहीं हो पाया था। और आज अब ये दिन आया जब जितेंद्र प्रसाद यहाँ पर पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। पीयूष गोयल साथ में बैठे हुए हैं, अनिल बलूनी साथ में हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जेपी नड्डा ने जितेंद्र प्रसाद का स्वागत किया है, गुलदस्ता दिया है, कमल के फूल का कपड़ा जो है उनके गले में डाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है।
तो बड़ी खबर है, आज की अहम खबर है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जितेंद्र प्रसाद के घर से, शाहजहांपुर में उनका घर है, वहां से हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। दीपक, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, एक बार बताइए आप। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद ने आज बीजेपी ज्वाइन की, सबसे बड़ी बात है कि मैं उनके आवास से खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे ये जितेंद्र प्रसाद जी का आवास है, जहां पर कुछ लोग आ चुके हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, लोगों को कहीं खुशी भी है और कहीं कांग्रेस महकमे में एक गम भी है कि जितेंद्र प्रसाद को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती कि ये रास्ता कभी 3 पीढ़ियों से जो कांग्रेस को आता था, आज ये बीजेपी का बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अब यहाँ पर गाड़ियां भी आने लगी हैं जिनमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। लोगों से बात की क्या आपने वहां पर, एक बार बताइए कि जितेंद्र प्रसाद ने वहां पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ किया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए, किस तरह की भावनाएं लोग रखते हैं? देखिए, शाहजहांपुर में बीजेपी जो है की है, जितेंद्र प्रसाद ने अभी कुछ लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होती है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, जहाँ पे मीडिया भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और साथ साथ जो लोग हैं वो भी आना जाना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को उन्होंने मिठाई खिलाई और उसके साथ साथ खुशी जाहिर की कि आखिर इस कड़ी मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद आखिर जो रास्ता चुनना चाहते थे, कई बार कयास लगे कि आखिर जितेंद्र प्रसाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कयास इस बार पूरा हुआ है और कहीं न कहीं अब बीजेपी के जितेंद्र प्रसाद हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जितेंद्र प्रसाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है, और चलिए बढ़ते आगे। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, पारस अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। मरीजों को निकालने के बाद सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया था और सीएमओ ने अस्पताल को सील करने के आदेश दिए थे। पारस हॉस्पिटल के लाइसेंस को किया गया निलंबित। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, आगरा से आ रही है। पारस अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। मरीजों को निकालने के बाद सील करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कल सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया था और सीएमओ ने अस्पताल को सील करने के आदेश दिए थे। पारस हॉस्पिटल के लाइसेंस को किया गया है निलंबित, तो लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल की जो सील करने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। पहले वहां पर जो मरीज एडमिट थे उनको वहां से हटाया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और ये न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, एक बार बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, अपडेट क्या है? देखिए, पारस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो डिप्टी सीएम, आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो डिप्टी सीएमओ हैं और इसके साथ ही जो दूसरे अन्य अधिकारी हैं, वो इस समय अस्पताल पहुंचे हुए हैं और अस्पताल पहुंच करके वहां पर जो है सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। जबरदस्त इस वक्त जो है जो मीडिया का जमावड़ा है वो गेट पर है। पूरे जो है अस्पताल में जो है इस वक्त पहले निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके ये इंश्योर किया गया कि किसी तरीके से कोई अंदर ना रहे, कोई मरीज अंदर तो नहीं है, कोई स्टाफ अंदर तो नहीं है, और उसके बाद अब ये सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर के जो सीलिंग है, इस सीलिंग के बाद जो है अस्पताल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तब तक जब तक की इंक्वायरी चलती है, और इंक्वायरी के बाद जो जानकारी आएगी या फिर जो मामला सामने आता है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल का जो लाइसेंस है उसको भी तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक ये जांच चल रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जो सीलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब
कुछ देर में अस्पताल की तालाबंदी की जाएगी। यहाँ से सभी मरीजों को हटा दिया गया है, यहाँ से जो स्टाफ है उसको जो है बाहर कर दिया गया है और अब केवल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी वो केवल यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद ये पूरी अस्पताल की जो सीलिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है चल रही है। तो नोटिस तो कल ही चस्पा कर दी गई थी, लेकिन आज अस्पताल में तालेबंदी की जाएगी। आज अस्पताल को पूरी तरीके से प्रॉपर वे में सील किया जाएगा ताकि तब तक जो भी मेडिकली, देखिए आपको कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाएं जो पुलिस के कुछ जवान आपको अंदर से दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो अंदर से, चूंकि प्रॉपर चेक हो रहा है, जब तक कि ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि यहाँ पर सारा स्टाफ जो है बाहर आ चुका है, कोई यहाँ पर मेडिकल यहाँ पर कोई भी पेशेंट्स है नहीं, तब तक जो है ये सीलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। अब देखिए आपको जो मेडिकल स्टाफ है वो आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये मेडिकल स्टाफ बाहर आ जाएगा, पूरा पुलिस स्टाफ बाहर निकल आएगा और उसके बाद अस्पताल को सील किया जाएगा। अस्पताल के जो सारे गेट, आप ये देखिए, आपको ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पारस अस्पताल पर तालेबंदी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, सीधे आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर जो स्टाफ है उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद अब ये सीलिंग की कार्रवाई होगी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और अब उनकी मौजूदगी में अब देखिए ये चैन, ताला और उसके बाद ये पूरी प्रॉपर सीलिंग की कार्रवाई होती है। दरअसल जो सरकारी सील होती है वो एक प्रक्रिया के तहत ही उस सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। आप ये देखिए, ये तस्वीरें, आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो सीलिंग की कार्रवाई है ये की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब अधिकारी जो है सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, अस्पताल का गेट बंद कर दिया गया। अब गेट बंद करने के बाद अब ये जो सीलिंग की कार्रवाई है ये शुरू हो चुकी है। पारस अस्पताल जो विवादों का अस्पताल बन चुका है आगरा में अगर देखा जाए, पारस अस्पताल के साथ हमेशा से ये कार्रवाई होती है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। इससे पहले मार्च में, पिछले साल मार्च में भी इस अस्पताल को सील किया गया था और तब इसको कोरोना स्प्रेडर बताया गया था। तब कहा गया था कि कोरोना स्प्रेड करने में इस अस्पताल की बड़ी भूमिका है और आज पुलिस सुरक्षा के बीच में इस अस्पताल में तालेबंदी की जा रही है। अस्पताल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल करके अब ये देखिए सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर लोग हैं और ये सारे लोगों की मौजूदगी में अस्पताल में तालेबंदी कर दी गई है। अब अस्पताल को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। अस्पताल में अब तालाबंदी हो चुकी है और अस्पताल में सभी मरीजों को, 55 मरीज यहाँ पर एडमिट थे जिन्हें कल ही बाहर जाने को बोल दिया गया था। सभी मरीज यहां से निकले। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन की गुंडेगर्दी भी देखने को मिली थी। अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने जबरदस्त तरीके से परिजनों के साथ और यहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की थी और अब आखिरकार आप देखिए, ये हमने जो सवाल उठाए आखिरकार ये सच साबित हुए और देखिए आज प्रशासन इस अस्पताल को, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिस अस्पताल ने यहां पर 96 जिंदगियों पर ट्रायल किया, ऑक्सीजन मॉक ड्रिल जैसा जघन्यतम अपराध, जिसको मेडिकल टर्मोलॉजी पर जघन्यतम अपराध कहा जाता है, आखिरकार इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल की जो सीलिंग की कार्रवाई है उसको अमल में लाया प्रशासन ने और अब सीलिंग के बाद अब जो विधिक कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के खिलाफ जो जांच है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे प्रमुख खबर यह है कि आखिरकार ये अस्पताल को सील कर दिया गया। पूरी अस्पताल में अब तालेबंदी कर दी गई है, सील कर दिया गया है और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। तो बड़े दबाव के बाद आखिरकार प्रशासन इस अस्पताल को सील करने के लिए तैयार हुआ। अब ये जो सीलिंग की कार्रवाई है ये हो चुकी है। सीलिंग के बाद अब
आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल जो डॉक्टर है जिसके ऊपर आरोप है अरिंद जैन, वो फिलहाल वो फरार हो गया है, क्योंकि उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के वायलेशन में ये मामला दर्ज किया गया और अब वो डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। तो डॉक्टर यहां से फरार हो गया है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। तो ये जो सीलिंग की कार्रवाई है, जो सीलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बेहद ही अफरा तफरी की स्थिति है यहाँ पर। आप देखिए सीलिंग की कार्रवाई, हम आपको यहाँ पर वो तमाम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन ये सीलिंग की प्रक्रिया अमल में लाया। आपको इधर से यहाँ से तस्वीरों को एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप सीधे आप सीलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर आप किस तरीके से यहाँ पर ये सीलिंग की प्रक्रिया की गई है। आप देखिए डिप्टी सीएमओ यहाँ पर हैं। एक चीज ये बताइए, अस्पताल को सील कर दिया गया, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे इसमें जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी में आप खुद शामिल हैं, जांच कमेटी में आपकी पूरी टीम शामिल है और सबसे बड़ी बात है सीएमओ कह रहे हैं कि इसको जांच होने तक इसको निलंबित किया गया है, इसके लाइसेंस को। आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है निलंबन की। नहीं, मरीज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मरीज भर्ती पर और समस्त सेवाओं पर रोक कल से ही लगा दी गई है। चाहे उसको निलंबन कह लो, चाहे समस्त सेवाओं पर रोक कह लो, वो एक ही बात है। टेक्निकल टर्मोलॉजी क्या है, मतलब आपने ऑर्डर क्या पास किए हैं, इसके निलंबन के आदेश पारित किए हैं या फिर जो है ये एज इट इज चल रहा है जैसे चलता रहेगा? आप जैसे देखिए, मरीज नहीं है, सील कर दिया गया। क्या ये डॉक्टर कहीं और चाहे तो जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है? जी अभी नहीं कर सकते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी। आपने ड्यू टू द इन्वेस्टिगेशन आपने निलंबित किया है? जी हाँ, निलंबित किया है। निलंबित किया है जी। और जो धाराओं में दर्ज, अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया आपकी क्या होगी? क्या समझने की इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे आप? वो जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच कमेटी की जैसी रिपोर्ट आएगी उच्च अधिकारी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या करना है। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त प्रशासन बेहद असहाय स्थिति में है। सबसे बड़ी बात है जो जांच कमेटी में शामिल लोग हैं उनको ही एग्जैक्ट नहीं मालूम कि आखिर करना क्या है। वो ये कह रहे हैं कि हमने सील कर दिया है, सील करने के बाद हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद फिर जो भी प्रक्रिया होगी वो उच्चाधिकारी तय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएमओ को यही नहीं मालूम कि इस अस्पताल के जो अगर इसको निलंबित किया गया है, अस्पताल के लाइसेंस को या जो है सील किया गया है या फिर कुछ नहीं किया गया, जबकि ये खुद जांच में उस जांच कमेटी में शामिल है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। भारी दबाव के बीच जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से एक्सपोज किया गया पूरे डॉक्टर के इस काले कारनामे को, किस तरीके से 96 जिंदगियों पर मॉकड्रिल किया, मौत की मॉकड्रिल के बाद आखिरकार अब प्रशासन हरकत में आया है और अस्पताल को सील किया गया। लेकिन अभी भी तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं कि क्या जिन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं क्या वो एप्रोप्रिएट वो धाराएं हैं। वो जिन अपराधों के आरोप लगे हैं कि आपने जानबूझ करके 96 जिंदगियों को मौत के मुहाने पर ले जाके खड़ा किया। 22 लोगों का क्या हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी मौत हुई या वो जीवित है। आप बताइए उन 22 लोगों का क्या हुआ, वो सवाल अभी बरकरार। और अगर आपने 96 जिंदगियों पर मौत की मॉकड्रिल की है तो आखिर क्यों नहीं आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हुआ? ये वो तमाम सवाल हैं। क्या पुलिस और प्रशासनिक महकमा इस कार्रवाई के जरिए उस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा है? तो दबाव लगातार इस तंत्र पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी के बेटों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क अब्बास अंसारी उम्र अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और मेन मार्केट में जमीन और कई मकान को कब्जे में लिया गया है। दखड़ टोला क्षेत्र के दसई पोखरा पर की गई है कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ हुआ वहां पर, तफसील से बताइए। बिल्कुल
बिल्कुल, जैसा कि दक्षिण टोला के तहत ये सारी जमीनें और मकानें पड़ती हैं सर, और इसमें जो है कि जिला प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन का कहना है कि जो 24 करोड़ की संपत्ति है ये अवैध है, अर्थात जो आय होनी चाहिए वो आय के कहीं विपरीत साधन से इसका निर्माण किया गया है। यानी जांचें पहले से चल रही थी मुख्तार अंसारी के ऊपर, और उनके बेटे अमर और अब्बास अंसारी को इस मामले में दोषी पाया गया है, जिसके तहत पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए अपनी विधिक कार्रवाई की है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मानसून ने दी है दस्तक। बारिश से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों के जलमग्न होने से ट्रैफिक जाम हुआ है। रेलवे ट्रैक पर जल भराव होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है और बारिश से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों के जलमग्न होने से ट्रैफिक जाम हुआ है। रेलवे ट्रैक पर जल भराव होने से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आनंद, वहां पर किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है और किस तरह की चेतावनी जारी की गई है? कितनी मुश्किलें हो सकती हैं आने वाले वक्त में? आनंद गायकवाड़, आवाज आ रही है? आनंद गायकवाड़ सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां मुंबई से सड़कों में ट्रैफिक जाम स्थिति पैदा हो रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाई टाइड की बात कही जा रही है। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है, हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से लाइव। आनंद, एक बार बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तस्वीर है, मुश्किलें किस तरह से आ रही हैं? जी, देखा जाए तो रात से ही मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ रहा है। सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक अगर देखा जाए तो 102 मिलीमीटर बारिश की नोंद दर्ज की गई है मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से। और आपको बता दूं कि आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, प्रदेश विभाग की तरफ से। और मुंबई की जो लाइफ लाइन कही जाती है, मुंबई की ट्रेनें, लोकल ट्रेनें, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। सेंट्रल लाइन से CST से लेके थाना तक की ट्रेनें शुरू है। हार्बर लाइन तो देखा जाए तो CST से लेके मानपुर तक चालू है। और जो नियमित रूप से जो बारिश में क्षेत्र भर जाते हैं वो है सेंट्रल लाइन के दादर, हिंदमाता, सायन, कुर्ला। वेस्टर्न लाइन पे देखा जाए तो अंधेरी, सबवे, गोरेगांव, मलाड, ये जो क्षेत्र है ये इस बारिश में भी देखा गया है कि लोगों के घरों में पानी गया है। वाटर लॉगिंग की समस्याएं बढ़ रही है। हालांकि मुंबई के BMC के जो कमिश्नर है वो अभी इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। मुंबई के मेयर का कहना है कि हमने कभी दावा नहीं किया था कि मुंबई में वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्री मानसून को लेकर जो तैयारियां की जानी थी वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जिस कारण मुंबई में वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो गई। और लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो अभी देरी से चल रही है। तो कुल मिला के मुंबई में अभी पहली ही बारिश में, इसको आधिकारिक तौर पे हम पहली बारिश करेंगे जो आज देखी जा रही है, तो पहली ही बारिश में स्थानीय प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल गई है बारिश को लेकर। हाई टाइड की चेतावनी दी गई है? ये हाई टाइड की चेतावनी दी गई है और उसको लेके इंतजाम भी किए जा रहे हैं BMC प्रशासन की तरफ से। लेकिन आपको बता दूं हाई टाइड का ज्यादा असर जो है तो वो मुंबई, साउथ मुंबई को होगा। लेकिन जो मुंबई के अन्य उपनगर है, जो सबब है मुंबई के, जैसे घाटकोपर, चेंबूर, कुर्ला या फिर मालाड, अंधेरी, इन क्षेत्रों को लेके अभी तैयारियां नहीं की जा रही। आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे मुंबई से। दिक्कतें और भी ज़्यादा आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।